Good morning, dear students. We have discussed about charge. Quantization of charge is our next topic. So our next topic is quantization of charge. In the previous lecture, we have discussed how the charge is induced. That is by induction, by conduction, some techniques. Now, there is another terminology, quantization of a charge. What does it mean? Suppose we have an object A. मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है A. There is some charge on this object A. So let us Q is the charge on this object A. Q क्या है? नेट चार्ज है A पर. क्लियर है? तो हम इस नेट चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. क्या मतलब इसकी क्वांटाइजेशन का? देखिए, नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is integral multiple of basic unit of charge. That is, what is the basic unit of charge and what is meaning of integral multiple? Let us understand. यूनिट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपना मकान बना रहे, घर बना रहे हैं, तो ईंट उसकी एक बेसिक यूनिट है. मतलब आपने घर में मान लीजिए 5000 ईंट लगाई, लेकिन एक एक ईंट करके लगाई, तो आप ये कह सकते हैं कि 5000 मल्टीप्लाई 1 यूनिट. 1 यूनिट का मतलब आपकी एक जो है ब्रिक, एक ईंट. उसी तरीके से आपका बेसिक यूनिट है चार्ज. बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी है. ये क्या है? ये भी एक चार्ज ही होगा, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसके ऊपर? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हमने क्या माना है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. और इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी चार्ज आपका होगा. ऐसा क्यों है? देखिए, हमने देखा था स्टार्टिंग में, जब फ्रिक्शन से जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है, तो आप क्या देखते हैं? भाई दोनों चार्ज हो जाते हैं. सपोज कीजिए बी पर पॉजिटिव चार्ज आया और ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, उसका कारण क्या था कि बी से चलकर ए पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो उसके बदले में जितनी डेफिशिएंसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की होगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा. जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ए के पास गए हैं उतना ही जो है ए पर नेगेटिव चार्ज आया. एक्चुअल में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम सभी जानते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज होगा ए पर? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा मल्टीप्लाई 10. तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हमेशा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का क्या हुआ? इंटीग्रल मल्टीपल हुआ. और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. क्योंकि चार्ज हमेशा किसकी वजह से होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट पर या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसके पास, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से. गॉट इट? तो चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसको हम कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा नेट चार्ज. इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, पॉजिटिव इंटीजर से. ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल इसका यूज़ क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है फॉर एग्जांपल आपसे कहे कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर 2 कूलम्ब चार्ज है. कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम.
एक एग्जांपल से देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट 2 कूलम्ब। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 2 कूलम्ब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, तो उसी फार्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। ई कितने किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, नेगेटिव साइन आप यहाँ ले सकते हैं। तो Q जो है, ठीक है, Q क्या होगा आपका, Q तो आपके पास 2 कूलम्ब है, E की वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हम n को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो हम कहेंगे दिस चार्ज एग्जिस्ट, और n की वैल्यू अगर एक इंटीजर नहीं आती है चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। से पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि 1 कूलम्ब चार्ज के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी आप Q की जगह 1 कूलम्ब रखेंगे, E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे, और आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे किसकी, n की। क्लियर है। तो दिस इज ए स्मॉल टॉपिक, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। गॉट इट। our next topic, let's start the next topic. This is very important from examination point of view as well as for this unit. All the topics of this unit cannot be discussed without knowing about this concept, that is Coulomb's law. So let us start. Coulomb's law. Coulomb's law को जानने से पहले हम इसका थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं ग्रेविटेशनल लॉ का। जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस सपोज कीजिए m1 m2 है, तो सपोज कीजिए कि दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज r। अगर एक r डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। अगर मास है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद सम फोर्स, बट हाउ मच फोर्स, तो ये ग्रेविटेशनल लॉ बताता है कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। इनके m1 m2 के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए बहुत क्वांटम लेवल पर ये फोर्स जो है नेग्लेजिबल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और जितने ज़्यादा फार होंगे एक दूसरे से उतना ही कम फोर्स लगा पाएंगे, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास ये टर्म आती है। और आप सभी जानते हैं भाई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए जब हम इक्वल टू का साइन यहाँ लेकर आते हैं तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको जी से मल्टीप्लाई करना होगा। जी क्या है, जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो लॉ हमें बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास है उसके बीच में कितना फोर्स होगा। कुछ ऐसा ही कूलम्ब्स लॉ बताता है आपको कि अगर आपके पास से दो चार्जेस हैं, सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर Q1 चार्ज है, दिस इज फॉर एग्जांपल ए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, उस पर Q1 चार्ज है। उस तरीके से हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है B जिस पर Q2 चार्ज है। इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं। मान लेते हैं कि भी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है दोनों ऑब्जेक्ट्स,
डिस्टेंस कितना है, आर है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि भाई Q1 और Q2 एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम प्रूव भी करेंगे। तो कहता है कि ये जो फोर्स है, जैसे यहाँ पर मास की वजह से ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ चार्ज की वजह से फोर्स है, जिसको आप नाम दे सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स या सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की चार्ज की प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ मास की प्रोडक्ट है, यहाँ किसका प्रोडक्ट लेंगे आप, चार्ज का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। सेम लाइकवाइज इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं आपके फोर्सेस। तो इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आपके पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई। मैथमेटिकल टूल यहाँ तक आ गया आपके। फोर्स इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। कौन कौन सी, एक आपका जो है चार्ज के ऊपर, कितना ज़्यादा चार्ज है, दूसरा आपका डिस्टेंस के ऊपर। तो इन दोनों को हम अब कंबाइन करते हैं। वही हमारे पास जो है कितना क्या कुछ मिलने वाला आपको यहाँ पर देखिए। इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास से मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ आपके पास एक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस के? दिस के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों क्या कहेंगे अभी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ जो के की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या आपका, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो आपका F किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज योर फोर्स। इस लेक्चर को यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ को फिर से डिस्कस करेंगे और आपके जो है इस कांस्टेंट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज, उन टॉपिक्स को हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।